हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट कैप्सूल की। आज का हमारा पहला टॉपिक है कारवार स्थित भारतीय नौसेना अस्पताल पतंजलि, जो कि उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है। इसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई है। तो ये एक नेवल हॉस्पिटल है। कहाँ पे स्थित है? कारवार में, जो कि कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले में एक जगह है, वेस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है। तो इससे मेनली जो भी कोस्ट गार्ड के लोग हैं या नेवी के ऑफिसर्स हैं, नेवी के लोग हैं या उनकी फैमिली, उनके डिपेंडेंट्स, उनको मेनली इसमें ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर कुछ क्रिटिकल सिचुएशन होती है या फिर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो बाकी लोग भी इससे लाभ उठा सकते हैं। तो जब 25 मार्च 2020 को राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा की गई तो जिला प्रशासन के अनुरोध पर इसने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटों के भीतर ही सभी प्रकार की तैयारी कर ली और 28 मार्च से सकारात्मक रूप से रोगियों के पहले समूह का इलाज करने में जुट गया। और इसमें कौन कौन है? 3 डॉक्टर हैं, 9 चिकित्सा कर्मी हैं, इसके अलावा 9 सहायक कर्मी हैं। इनकी पूरी एक टीम है और 24/7 ये सब काम कर रहे हैं रोगियों की देखभाल में, सब लोग बारी बारी से। तो मेनली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन कौन है, लेकिन बस ये पता होना चाहिए कि ये पतंजलि हॉस्पिटल जो है, नेवल हॉस्पिटल, ये कहाँ पे स्थित है। और हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है ARI के अनुसंधानकर्ताओं ने रोगाणुओं का कुशलतापूर्वक पता लगाने के लिए एक बग स्निफर विकसित किया है। तो जान लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि साइंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, इसके तहत एक स्वायत्त संस्थान है, ऑटोनोमस बॉडी है, आगरकर अनुसंधान संस्थान, ये पुणे बेस्ड है। तो इसने इस बग स्निफर का विकास किया है, जो कि बहुत तेज़ी से बैक्टीरिया का पता लगा सकता है। ये एक प्रकार का सेंसर है जो बहुत कम नमूने में और बहुत तेज़ी से 30 मिनट के अंदर बैक्टीरिया का पता लगा सकता है। यह एक पोर्टेबल उपकरण है। केवल 30 मिनट में 1 मिलीमीटर नमूने से इतना कम कि केवल 10 बैक्टीरिया कोशिकाओं का भी पता लगा सकता है। इसमें मेनली आगे है कि इश्चेराई कोलाई और साल्मोनेला टाइफ्यूरियम को अलग करने और उनका पता लगाने का काम साथ साथ किया जा सकेगा। एक तो ये पता भी लगा लेगा और उनको सेपरेट भी कर सकेगा। तो ये आगरकर अनुसंधान संस्थान ये पुणे में बेस्ड है और ये प्री इंडिपेंडेंस बना था। ये इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक, ये प्री इंडिपेंडेंस बना था, तो ये भी पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के अनुसंधानकर्ताओं ने लिथियम रिच जायंट स्टार्स की खोज की है। ये जायंट स्टार्स का एक समूह खोजा है जहां पर लिथियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इन स्टार्स पे। तो पहले जान लेते हैं ये जायंट स्टार्स होता क्या है। तो मेनली जायंट स्टार्स उन स्टार्स को कहते हैं जिनका जो मास होता है और उनका टेम्परेचर बहुत कम होता है और इनकी त्रिज्या बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से इनका जो कलर होता है वो लाल होता है। और जो ब्लू स्टार्स होते हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो ब्लू दिखते हैं। तो हाँ, ये जायंट स्टार जो होते हैं ये प्रौढ़ावस्था में होते हैं, मतलब अपनी लाइफ का ये फर्स्ट स्टेज क्रॉस कर चुके होते हैं, बूढ़े होने की तरफ बढ़ रहे होते हैं धीरे धीरे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इसके बारे में जान लेते हैं। विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, DOPT के अंतर्गत, ऑटोनोमस बॉडी है और 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और लिथियम यह सबसे हल्की धातु है। इसमें 2-3 फैक्ट हैं, आप रट लीजिएगा। सबसे हल्की धातु है, सबसे कम घनत्व वाला तत्व है और ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसलिए प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है लिथियम? क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं उसका ये मेन कंटेंट है। इसकी खोज के लिए 2019 में 3 वैज्ञानिकों को लिथियम आयन की खोज नहीं बल्कि उस दिशा में काम करने के लिए, लिथियम आयन बैटरी के फील्ड में काम करने के लिए 3 वैज्ञानिकों को इस बार का नोबेल प्राइज़ 2019 वाला भी मिला था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर न्यूज़ में रहता है ये लिथियम। अगला देखते हैं।
उत्तरी मैसिडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बन गया। ये बना है। इससे पहले 6 फरवरी को ही घोषणा की गई थी कि ये जो अगले ये 13th मेंबर होगा नाटो। तो फाइनली जो भी उसमें प्रोसेस होता है पूरा कंप्लीट हो गया और ऑफिशियली ये उसका मेंबर बन गया है। तो जान लेते हैं नाटो के बारे में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 4 अप्रैल 1949 को। और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स या ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये एक सामूहिक सुरक्षा संगठन है। सामूहिक सुरक्षा यानी कि अगर नाटो के किसी भी एक देश के ऊपर हमला होता है तो वो नाटो के सभी सदस्य देशों के ऊपर हमला माना जाएगा और उसको सारे देश मिलकर के रिटेलिएट करेंगे। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो उसके बाद रशिया ने अपनी जो सेनाएं थी वो ईस्टर्न यूरोप से वापस बुलाने में आनाकानी दिखाई और इसको एक तरीके से जो वहाँ का कम्युनलिज्म था उसको प्रसार करने के रूप में देखा गया। तो अमेरिका ने चिंता जाहिर की और रशिया के अगेंस्ट स्लोगन दिया कि ये कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ थे उनको भी चिंता हुई क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ था। तो इन लोगों ने मिल करके ये संगठन बनाया नाटो। और इसका काम क्या है? इसका एक बार मैप देख लीजिए आप लोग। जो अभी मैसेडोनिया, साउथ मैसेडोनिया इसमें शामिल हुआ है। तो ये येलो कलर का जो है ये साउथ मैसेडोनिया है और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके नेबरिंग कंट्री हैं कोसोवा, सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस और अल्बानिया और ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? जैसा कि मैंने बताया कि सामूहिक सुरक्षा के ऊपर ये बेस्ड है। तो यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना, सोवियत संघ के पश्चिम यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना, सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा छत्र प्रदान करना, पश्चिम यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना। इस प्रकार नाटो का उद्देश्य स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए साम्यवाद को के लिए यदि संभव हो तो साम्यवाद को पराजित करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता माना गया है। सदस्य देश एक दूसरे के मध्य सदस्य देश एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हाँ, ये आखिरी लास्ट आर्टिकल था क्योंकि अभी न्यूज़ नहीं आ रही है। द हिंदू में भी चेक किया और पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस सब में इतना देखने के बाद बड़ी मुश्किल से 4 न्यूज़ मिली हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ नहीं रही हैं। और बाकी जो भी आ रहे हैं तो वो आर्टिकल्स आ रहे हैं एडिटोरियल के, वो अलग से वीडियोज़ में हम प्रीलिम्स के बाद डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।